So friends, what our schedule for today is that we will cover the concept of supply. So this is what we're going to do in this session. जो हमने पिछली सेशंस में किया था, हम थोड़ा सा वापस वहां से जाके सप्लाई को पूरा करते हुए हम आगे चलेंगे। जो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उस पर थोड़ा टाइम कम लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, मीनिंग ऑफ सप्लाई जो डेफिनेशन सेक्शन 7 में हमारे को दी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It says that for the purpose of this act, the expression supply includes. So this is a inclusive definition. So जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पैरामीटर्स के बाद भी अगर स्पिरिट ऑफ सप्लाई को अगर कुछ मैच करता है, तो even that will form part of supply. So includes all forms of supply, goods or services or both, such as. अब आप देखो कि यहाँ पर 8 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो कौन से 8 कॉन्सेप्ट हैं? We have sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal. अब अगर आप इन 8 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 8 हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे 8 के 8 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम डिटेल में इसको देखें तो इवन ये जो 8 के 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपने आप में भी गागर में सागर भरते हैं. तो हम स्टार्ट होते हैं सबसे इलेबोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल से, देन वी गो टू ट्रांसफर, देन वी हैव बार्टर, देन वी हैव एक्सचेंज. अब देखो कि ये बड़े ना क्लोज वर्ड्स हैं दोनों, ये बार्टर एंड एक्सचेंज. इन दोनों में समथिंग इज गोइंग एंड समथिंग इज कमिंग. यहाँ पे कंसिडरेशन चाहे डायरेक्टली आपको फॉल नहीं कर रही हो. देन अब आप देखो कि ये हमने यहाँ तक, अगर आप पहले वाले 4 कॉन्सेप्ट्स को देखो तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड्स के ही रिलेशन में ये 4 वर्ड्स यूज होंगे. अगर आप नीचे वाले 3 अक्षर आप देखो तो लाइसेंस, रेंटल एंड लीज, दीज आर रिलेटेड टू सर्विसेज. दिस अगेन विल कम टू गुड्स ओनली. तो अगर हमने ये 8 कॉन्सेप्ट्स को याद रख लेना है कि ये 8 कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई का पार्ट डायरेक्टली बनते हैं. Now this is important again, which is made or agreed for a consideration. अब this is very important कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगी. ये ऊपर के 8 कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे हम कंसिडरेशन नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है. तो एक और यहाँ पर इन्होंने एक पैरामीटर यहाँ पे लगा दिया. तो वी नीड टू हैव अ कंसिडरेशन आल्सो एंड वी हैव टू लुक फॉर इट कि वेदर ट्रांजैक्शन कैरीज कंसिडरेशन और नॉट. नाउ इट इज a concept which is to be followed कि हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन जीएसटी में दी हुई है and this transaction has to be entered by a person. So कोई भी एंटिटी जो ट्रांजैक्शंस को कर रही है वो उस पर्सन की डेफिनेशन फॉलो करनी चाहिए. If that entity is not falling in the definition of that person, so that cannot form part of supply. अब in the course of furtherance of business, अब एक और पहले तो क्या किया कि पूरा का पूरा, आप देखो सर्विस टैक्स के अंदर में नेगेटिव लिस्ट आती थी. पहले तो सारी दुनिया की चीजें जो है वो सारी की सारी सप्लाई में इंक्लूड कर दी. इन्होंने कहा कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. तो वर्ड यूज वहां पे किया गया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. पहले तो जितना स्कोप एक्सपैंड कर सकते थे एक्सपैंड कर दिया और उसके अंदर आगे एग्जाम्पल्स भी दे दिए 8. उसके बाद उन्होंने अब इसको छोटा करना शुरू किया इसके स्कोप को, कि पहले तो अगर आपने ये सारा ऑल फॉर्म सप्लाई देख लिया, अब देख लो जो तो कंसिडरेशन में नहीं आती है, कंसिडरेशन जिनका नहीं है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगी. अगर कोई ऐसा पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है जो पर्सन डेफिनेशन में नहीं आता, वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगी. और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर नहीं है तो वो भी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी. तो यहाँ पे इन्होंने लिमिटेशन लगानी इसकी शुरू की. अगर हम आगे इसको देखें तो इन्होंने ये जो पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, जब आप देखो कि क्लॉज जहाँ पे ए आ रहा है तो इट मीन्स बेसिकली ए के बाद बी के बीच में इन्होंने ए इंसर्ट किया. This was inserted very late with effect from 1st of January 2022 and it has been done with retrospective effect. तो with retrospective effect उन्होंने क्या किया, हुआ क्या था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है, म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने आप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. So there is a need to have 2 people in a transaction for a valid transaction to happen. बट इन्होंने इसको बाईपास कर दिया बिकॉज ये हमारा
कोर इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है, और उसके अंदर इन्होंने कह दिया कि अगर द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन other than individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. अब जो एक क्लब होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, ये अपने आप में एक पर्सन हो गई, और जो भी इसके मेंबर्स हैं वो एक पर्सन की डेफिनेशन के अंदर उसके मेंबर्स हैं। अगर वो कुछ ट्रांजेक्शन आपस में ही कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ गई थी कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी, यू कैन टेक आउट मनी फ्रॉम वन पॉकेट एंड पुट इट इन अनदर पॉकेट, और आप उसको कह सकते हो कि उस प्रोसेस के अंदर देयर इज अ टैक्स व्हिच इज लिवेबल। लेकिन इस डेफिनेशन को, इस जो कोर्ट की जजमेंट थी, इसको बाईपास करने के लिए इन्होंने ये वाली डेफिनेशन को इंक्लूड किया, पार्ट को इंक्लूड किया। यहाँ पे इन्होंने कहा for the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law, कोई भी लॉ या कोई भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी कोई भी करेगी, नॉटविथस्टैंडिंग दैट, सबको बाईपास इन्होंने कर दिया। हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी को जीएसटी लॉ में नहीं मानेंगे, और ऐसी सारी टैक्सेशन को हम लीगलाइज कर देंगे जीएसटी लॉ में, जो क्लब, सोसाइटी या कोई भी ऐसी मेंबरशिप एसोसिएशन है उनके अंदर लगती है। इसी के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमए है या हमारे सीए एसोसिएशन भी है, जहां पे थ्रेशोल्ड को एक्सीड करती हैं, वहां पे सभी जगह पे इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ये अमेंडमेंट की, बट चाहे इसको इन्फोर्स किया इन्होंने 1 जनवरी 2022 को, पर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को कर दिया। सो यहाँ तक हमारे को सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम सिर्फ एक रीकैप लेके आगे चल रहे हैं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली समझ सकें, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट जो हमारे शेड्यूल्स के अंदर हैं उनको भी समझ आ जाए। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हमने 8 कॉन्सेप्ट समझे, वो 8 अक्षर अलग अलग क्या है। पहले 4 जो थे वो गुड्स को रिलेटेड थे, नेक्स्ट 3 जो थे वो रिलेटेड टू सर्विसेज थे, लास्ट वाला डिस्पोजल था वो भी रिलेटेड टू गुड्स था। उसके बाद उन्होंने कहा था मेड और एग्री टू मेड फॉर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन का एक कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। फिर उन्होंने कहा बाय अ पर्सन, पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस जो है वो भी एक उसके अंदर एक लिमिटेशन आ गया। तो हमारे पास क्या है कि सप्लाई की डेफिनेशन जो 8 एग्जांपल्स है उसमें फॉल करती है। फिर उसमें से छांटी हम करते हैं कि क्या ये कंसिडरेशन के लिए है, फिर छांटी करते हैं बाय ए पर्सन है, फिर उसमें छांटी करते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि मैच्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हम इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इवन इफ देयर आर ट्रांजैक्शंस अदर इंडिविजुअल के अंदर, पर विद इन द कॉन्सेप्ट, विद इन द एंटिटी अगर हो रहा है तो उसको भी हम टैक्सेबल मान लेंगे। अब हम अगली चीज क्या करते हैं? अब देखो कि 7(1)(a) था, वो एक पार्ट ऑफ 7(1) था, अब बी पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट आपने 7(1) का ए किया वो इतना लंबा चौड़ा किया, उसके अलावा उसके अंदर तो हमने लिमिटेशन लगाई। 7(1)AA के अंदर एक अलग पार्ट सप्लाई, उसको मान लिया गया। अब ये 7(1)B है, यानी कि 7B जो 7(1)B है, इट इज नॉट लिमिटेड बाय 7(1)A। इस बात को समझना, जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो B इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब क्लॉज ए। तो उसमें तो जो हमने ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई था उसमें हमने लिमिटेशंस लगाई थी। अब ये अलग एक क्लॉज शुरू हो गया, क्लॉज B। इसमें अगर इंडिविजुअल कोई लिमिटेशन होगी तो होगी, नहीं तो ये जो सारी की सारी है ये सप्लाई मानी जाएगी। तो अब हमने इसको ए के रिलेशन में नहीं पढ़ना है, इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। अब इंडिपेंडेंटली क्या कहता है कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी जो है वो सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन इसमें से हमने क्या छांटी की? फॉर ए कंसिडरेशन है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कंसिडरेशन के लिए दी गई है तब उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन मानेंगे। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि ये नहीं आपने देखना कि वेदर इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और क्या वो फॉर ए कंसिडरेशन है। यही 2 कंडीशन अगर आपकी पूरी होती है तो आप इसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, राइट। तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो जो ऊपर वाली कंडीशंस थी वो सारी कंडीशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में नहीं होती पूरी, तो इस करके सप्लाई में नहीं आएगी। नहीं, इसको अलग पढ़ो। 7(1) का सब क्लॉज ए अलग है, 7(1)B अलग है, 7(1)AA अलग है। तो यहां पर इन्होंने नहीं ये कहा
subject to the provisions of sub clause A, import of services. अगर इन्होंने subject to the provision of sub clause A, comma import of services कहा होता, फिर हम ये बेसिकली बात मानते हैं, ठीक है। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। अब उन्होंने कहा कि अब ना हम आपको एक लिस्ट देंगे जो शेड्यूल 1 में दी होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सप्लाई 1 की डेफिनेशन में ना ए क्लॉज के अंदर हमने ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कर दिया, उसके अंदर हमने लिमिटेशन लगा दी। एक लिमिटेशन हमने क्या लगाई कि वेदर एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। अब जो हमने वो लिमिटेशन लगाई थी उस लिमिटेशन को इन्होंने बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लिमिटेशन जो है, जो 7(1)(a) में थी, वो अगर शेड्यूल 1 में आइटम्स कोई लिस्टेड है तो ये वो लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको इन रिलेशन टू 7(1)(a) पढ़ो। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि 7(1)(a) और 7(1)(b) में एक्टिविटीज अगर कोई भी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 है तो चाहे उसमें कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं तो वो भी सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि शेड्यूल 1 क्या है। देन इट सेज कि ये सेकंड पार्ट पहले आ गया एनिमेशन में, चलो हम ये देख लेते हैं। 1A भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा कि वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to schedule 1। अब ये जो 1A है ना, ये बेसिकली टैक्सेबिलिटी को नहीं डिफाइन करता कि क्या 1A से हमारी टैक्सेबिलिटी होगी, नहीं। 1 जो सेक्शन था उसके A, AA, B और C ये पार्ट है, 4 पार्ट है। हमने चारों पार्ट की एप्लीकेशन लगा के किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको सप्लाई मानना है कि नहीं मानना, ये डिटरमाइन करना है। जब हमने वो डिटरमाइन कर लिया, यानी कि सबसेक्शन 1 को अप्लाई कर दिया और ये हम मान गए कि ये सप्लाई है, उसके बाद हमने 1A में आना है। और 1A वो कहता है कि अब आपने ये डिटरमाइन करना है कि क्या जो आपने सप्लाई डिटरमाइन की, क्या वो गुड्स है और या वो सर्विसेज है, राइट। ये डिटरमाइन करने के लिए 7(1)(a) है, और वो कहता है कि वो डिटरमाइन करने के लिए हम शेड्यूल 2 बताएंगे। इसमें कुछ ऐसी आइटमें होंगी जिनको हम गुड्स कहेंगे और कुछ ऐसी आइटमें होंगी जिनको हम सर्विसेज कहेंगे। तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव है, सारी आइटमों को कहता है कि ये गुड्स कौन सी, सर्विसेज कौन सी है। ये वहां पर कहता है कि जो जनरल नॉमेनक्लेचर में गुड्स और सर्विसेज दोनों के एरिया में फॉल कर सकती हैं, तो ये वहां पर क्लैरिफिकेटरी है कि इस केस में हम लॉ में क्या मानेंगे, राइट। सो आपको इसको जनरल पैरेलल्स में डिटरमाइन करना है, बट इफ समथिंग इज मेंशन शेड्यूल 2 तो उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है जैसे शेड्यूल 2 में दिया गया था, चाहे वो आपको लगती गुड्स हो, लेकिन अगर शेड्यूल 2 में उसको सर्विसेज कहा गया है तो आपने उसको सर्विसेज ही मानना है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ 1A। नाउ वी गो टू सब क्लॉज 2। Sub clause 2, it says that exemption from the supply of activities or transactions specified in Schedule 3 or undertaken by the government। अब ये Schedule 3 क्या है? ये Schedule 3 कहता है कि आप सबसेक्शन 1 से आ गए, राइट। आपने सप्लाई सारी मान ली, आपने सबसेक्शन 1A में आ गए। सबसेक्शन 1A में आपने ये डिटरमाइन करना है कि ये गुड्स होंगी कि सर्विसेज होंगी। अब ये सब डिटरमाइन करने के बाद एक बार आप Schedule 3 को भी देख लो। Schedule 3 में अगर हमने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई हुई है उन आइटम्स की, ट्रांजैक्शन की, कि जिनको ना तो हम गुड्स मानेंगे ना हम सर्विसेज मानेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम टैक्स लीवी नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे को जब भी हमने डिटर्मिनेशन करना है लिविबिलिटी को, तो उसके अंदर हमें सेक्शन में आएंगे, इसका स्कोप चेक करेंगे, फिर उसके बाद शेड्यूल 1 को देखेंगे वो स्कोप को एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। शेड्यूल 2 में उसका नेचर डिटरमाइन करेंगे, शेड्यूल 3 के अंदर उसका स्कोप को लिमिट करेंगे। इन सबसे बाहर हम आते हैं तो फिर हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या लिविएबिलिटी के बाद क्या उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है कि नहीं है। तो बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। Liviability is different, taxability is different. There might be certain transactions which might be leviable to tax, but still it might not be taxable. So taxability को हमने exemption notification से जाके देखना है। There might be certain items which are taxable at 0 rate. There might be certain items which are exempt from tax, exemption notification से आता है, तो वहां पे जाके हम taxability देखेंगे।
So third, it basically says that government may notify what is supply of services or goods. So again इन्होंने पावर अपने हाथ में रख ली कि we may further notify कि क्या हम supply of services मानेंगे, supply of goods मानेंगे. So accordingly they can decide. Now we determine कि 3 pillars of supply क्या है. देखो 3 pillars of supply को determine करने के लिए आपको एक मैं overview दे रहा हूं. इसके अंदर there are certain concepts which you might be understanding or you might be discussing at a later stage. बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स हैं जो आपके माइंड में अभी से होने चाहिए कि जीएसटी लॉ में ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों ने सर्विस टैक्स को नहीं पढ़ा हुआ. बिकॉज आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्विस टैक्स नहीं पढ़ा होता, ये उसके बाद के रिजीम में आए होते, 2017 के बाद इस फील्ड में आए हैं. तो ये जितना भी जीएसटी लॉ है ये कहाँ से बोरो किया गया? ये वैट से आया, एक्साइज से आया, ये सर्विस टैक्स से आया. तो वहां पे कॉन्सेप्ट अलग थे. जैसे टैक्सेबल इवेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टैक्सेबल इवेंट सेल टैक्स में क्या था? सेल टैक्स में था ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेल ऑफ गुड्स, दैट वाज टैक्सेबल इवेंट. तो हमारा टैक्सेबल इवेंट एक्साइज में क्या था? एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो वो टैक्सेबल इवेंट वो था. डेफरमेंट हमने की थी कलेक्शन एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. तो सर्विस टैक्स में क्या था? सर्विस टैक्स में सर्विसेज थी, राइट. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? सप्लाई आ गया, टैक्सेबल इवेंट आ गया. तो हमने सप्लाई के अंदर क्या करना है? पहली बात तो ये देखना है कि हमारे पास, पहली बात तो कोई ट्रांजैक्शन अगर है तो उसके अंदर उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि वैसे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, और गुड्स ट्रीटेड एज सर्विसेज है, वो क्या है. तो पहले तो उसका नेचर और उसका सब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन कर लो, ठीक है. तो ये हमारे पास कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पे जीएसटी इंस्टीट्यूट में सप्लाई ऑफ सर्विसेज को ट्रीट किया हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट. तो ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स को उन्होंने ट्रीट किया है एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. हाँ, ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे उन्होंने डिटरमाइन किया है कि कॉम्पोजिट सप्लाई अगर कहीं भी कुछ हो रही है तो उसको सर्विसेज हम मान लेंगे, पर बीच में नेचर ऑफ गुड्स बीच में था. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारे पास अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो हम ये बेसिकली देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारे पास जीएसटी लगाने का बहुत जरूरी जो अंडरस्टैंड करने वाला है, ये अभी आपको नहीं समझने की जरूरत है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब भी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी समझना पड़ेगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होता है? सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है, फिर हमारे पास सेक्शन 10, 11, 12, 13 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट है. ये सारे हमारे पास सेक्शंस हैं जो हम एट ए लेटर स्टेट पढ़ेंगे. वो हमारे को डिटरमाइन करेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन हमारी इंट्रा है, राइट, और क्या हमारी ट्रांजेक्शन्स इंटर है. देन इट बेसिकली डिटरमाइंस कि कौन सी हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कहां पर बनती है, वो विद इन स्टेट बनती है, डोमेस्टिक है, या हमारी इंटरनेशनल है. तो जब हम डोमेस्टिक देते हैं, जब गुड्स और सर्विसेज में, तो हमारे पास 10 और 11 है सेक्शन जो आईजीएसटी एक्ट का है. जब इंटरनेशनल देखते हैं तो हमारे पास 12 और 13 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट है. तो ये सारा कॉम्बिनेशन, ये हमारा सेक्शन 7 और हमारा सेक्शन 8 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट. तो ये सारा हमारे को कंबाइंड स्टडी देखनी पड़ेगी जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे, जब अंडरस्टैंड करेंगे. ये अपने आप में एक अलग मॉड्यूल होगा जहां पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई को समझेंगे. बट जब भी हम लिविबिलिटी को चेक करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी चेक करना जरूरी है. अभी हम इस जर्नी में है, स्लोली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. डोंट गेट वरीड, वी विल study this in detail. Then it is also very important to understand what is time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई को हम नहीं समझेंगे तो हमारे को पता नहीं लगेगा कि किस इवेंट पे इस पे टैक्स लगेगा, राइट. जैसे गुड्स के केस में रिमूवल ऑफ गुड्स है, ठीक, तो दैट कैन बी ए टाइम जब हमारे को टैक्स लगना है. तो जब हमारे पास ये एक्ट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई, हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हैं, उस अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हमारे को टाइम ऑफ सप्लाई को भी डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है. टाइम ऑफ सप्लाई जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है, इसके अंदर प्रॉपर्ली इसके सेक्शंस दिए हुए हैं जो हमारे को समझने हैं. इसके लिए भी वी विल हैव अ सेपरेट टाइम, हमारे पास सेपरेट मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई. तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि जब आप लॉ को पढ़ते हो, जैसे आपके एक स्कीम ऑफ सेक्शंस होते हैं, वैसे आपकी एक ही स्कीम है, एक ही चेन है, जिस चेन को फॉलो करके आपको टैक्सेबिलिटी आपको डिटरमाइन करने का आपको रोड मैप मिलता है कि आपको कैसे करना है. डोंट गेट वरीड, टाइम ऑफ सप्लाई को बाद में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. अब आपने देखा होगा कि जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है
इंपोर्ट ऑफ सब्सिडी फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, उसको भी टैक्स लगाया गया था, राइट? हमने वो पढ़ा ना, जो 7(1)(b) के अंदर था। अब देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने हमारे पर्सनल पर्पसेस के लिए जो इंपोर्ट है, इसका मतलब उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। बड़ा ड्रैकोनियन ये चीज हो गई। तो ये एक बड़ा खतरनाक सी बात आई थी। जब मॉडल ड्राफ्ट आया था उसके ऊपर बड़ी ह्यू एंड क्राई मच गई हमारे पास कि यार आप ये कैसी बातें कर रहे हो यार। बंदा मतलब अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई गेम डाउनलोड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना परचेज कर रहा है, या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात ही कर रहे थे, गुड्स की बात नहीं कर रहे। तो सर्विसेज के अंदर जब भी हम ऐसी चीज करते हैं तो क्यों उसके ऊपर हमारे को टैक्स लगा दोगे आप? और एक और चीज जो आपने ध्यान दी होगी कि ये जो क्लॉज बी है ये सर्विसेज पे लगता है एंड नॉट ऑन गुड्स। ये ध्यान दिया आपने? क्योंकि जो क्लॉज बी है वो कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या कोई मेरे को इसका कारण बता सकता है कि ये जो क्लॉज बी है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर टैक्स क्यों लगाता है, सर्विसेज के ऊपर, और वो गुड्स के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाता? एनीबडी इन द चैट बॉक्स कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस। सोच के देखो जरा। लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका कुछ विजन आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एनीबडी कैन गिव मी आंसर व्हाई दिस सब क्लॉज बी जो था 7(1)(b) का, व्हाई इट सेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, व्हाई इट डज नॉट से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ? एनीबडी कुछ तो आंसर दे दो यार। आपको लगता है इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है? चलो इसका यस और नो दो। हाउ मेनी पीपल फील कि बिकॉज यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है। देखा, इंटेलिजेंट लोगों ने चैट में जवाब देने शुरू कर दिए। यस, बिकॉज क्या है कि जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो उस पर ऑलरेडी टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आईजीएसटी भी लग जाता है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आईजीएसटी ऑलरेडी लगा होता है, और वहां पर एक हमारे पास अथॉरिटी है, एक हमारे पास कस्टम्स एक्ट है जो उसके ऊपर टैक्सबिलिटी लेकर आता है, तो हमारे को एक ऐसा एरिया है, अगर हमने इक्वेट करना है गुड्स और सर्विसेज को, तो सर्विसेज के ऊपर इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स नहीं लग रहा, गुड्स के ऊपर इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स लग रहा है। तो टू ब्रिंग द पैरिटी, हम दोनों को इक्वल रख लेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर इसको अलग से टैक्स लगा दिया 7(1)(b) के अंदर। सो ये इसका कारण है। वेरी गुड। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर तो टैक्स लगेगा, जो सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है, राइट? अब जो पर्सनल पर्पसेस के लिए था उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 आईजीएसटी का रेट का निकाला, जिसमें इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर द एंटायर चैप्टर 19 फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो इन्होंने एक ये रिलीफ हमारे को दे दिया, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती। सो लेट अस गो टू, अब हमने देखा कि जो सप्लाई की डेफिनेशन थी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में गुड्स और सर्विसेज की हम हर बारी बात कर रहे हैं। तो हमारी सप्लाई की जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता अगर हम ये ना समझें कि गुड्स क्या है। तो सेक्शन 2 जो जीएसटी का है वो हमेशा डेफिनेशंस को बताता है। सब क्लॉज 52 हमारे को गुड्स में क्या बताता है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इस बात का ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही इंक्लूड कर रहे हैं गुड्स के अंदर। वो डेफिनेटली एक जनरल कॉन्सेप्ट जो गुड्स का है वो यही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहा जाता है। सो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, राइट? तो पहली बात तो ये हो गया कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो हम गुड्स की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसमें से अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया। तो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर मनी और सिक्योरिटी तो नहीं आ सकता, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी वो जरूर होगी। और इसके अंदर क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसको अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा ये वर्ड सुनना, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये कमर्शियल पैरेलल्स के अंदर, कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू है। ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming parts of land which are agreed to be severed before supply
और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। वो कहते हैं कि वो सारी चीजें जो लैंड के साथ अटैच्ड हों, लेकिन हम इस बात पे एग्री करें कि हम इनको बेचने से पहले इनको अलग कर देंगे, यानी कि अदरवाइज वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमारा पास एग्री हुआ पड़ा है कि हम इनको सिवियर कर देंगे, यानी कि अलग कर देंगे फ्रॉम लैंड बिफोर द सप्लाई, तो हम उसको भी इसमें गुड्स में ही इंक्लूड करेंगे। क्लियर? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि राजस्थान हाईकोर्ट की एक जजमेंट थी, इन्होंने क्या कहा कि जो गिफ्ट और जो कैशबैक वोचर्स होते हैं, ये जो होते हैं आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ मनी ओनली। तो कई बार हमारे कैशबैक वोचर होता है ना, वॉलेट में मनी आ जाती है, कैशबैक वोचर्स आ जाते हैं, तो जो वॉलेट में मनी आ गई, आपको कैशबैक मिल गए, तो कई बार इसमें ना डिस्प्यूट आ गया कि यार ये जो वोचर्स हैं ये दूसरे तरीके के वोचर्स हैं जिसके अगेंस्ट हमारे को सप्लाई मिलती है, तो इनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वोचर्स होते हैं जो वॉलेट में आपके पास आ जाते हैं, कैशबैक के वोचर्स होते हैं, ये मनी की डेफिनेशन में आते हैं, तो ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, हेंस जीएसटी इज नॉट लिवेबल ऑन दिस। तो प्रीमियर सेल्स प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान हाईकोर्ट की ये जजमेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा इसी के साथ ही आपको ये बता दूं कि ये जो कैशबैक्स जो वॉलेट्स में मनी हमारे पास आती है, इट इज ओनली मनी विच इज बीइंग गिवन, सो इट कैन नॉट बी मेड टैक्सेबल। Intangibles like MES, SES scripts, copyrights, carbon credit would continue to be covered under goods। अब क्या होता है कि ये आर इन रिलेशन टू गुड्स ओनली, तो इनका जो HSN कोड है वो गुड्स में आपको मिलेगा, ये आपको सर्विसेज में नहीं मिलेगा। तो कई बार हमारे को लगता है कि यार ये जो MES है, SES स्क्रिप्ट है, ये है तो डॉक्यूमेंट्स ही है, वोचर्स ही हैं बेसिकली, राइट? तो ये हमारे को सर्विस मिलेगा कि गुड्स में मिलेगा? तो जो एक्चुअल क्लेम्स जो होते हैं वो बेसिकली वो अलग चीज है, एक्चुअल क्लेम की डेफिनेशन अलग है। ये हमारे पास गुड्स का ही नेचर है, राइट्स अटैच टू द गुड्स है बेसिकली, तो इसी करके इसको गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था टू डिस्कस ओवर हियर, तो मैंने कहा इसके साथ ही आपको बता। कोई क्वेश्चन है आपको अभी तक, यहां तक जो हमने डिस्कस किया है? एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है अभी? यस और नो? यस और नो तो बोल दो भाई। अभी तक एवरीथिंग इज क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? नो सर का मतलब क्या है? नो सर का मतलब है कि क्लियर नहीं है या क्लियर हो गया? चलो अभी तक क्लियर है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आई एम मूविंग स्लो, जहां जहां पे आपको लगे कि कोई ऐसा कंफ्यूजन है, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है, कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, डू आस्क मी इन दिस चैट बॉक्स, वी कैन ऑलवेज आंसर दिस साथ साथ में, क्योंकि बाद में कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। ओके चलो, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंटेंजिबल हो सकती है? हाउ मेनी पीपल वुड से कि यार ये तो नहीं हो सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे इंटेंजिबल हो सकती है? हाउ मेनी पीपल एग्री कि यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी इंटेंजिबल? लेट मी हैव आंसर्स इन yes or no. Can इमूवेबल प्रॉपर्टी बी इंटेंजिबल आल्सो? yes or no? हेलो, एनीबडी आंसरिंग? चलो जो भी आपके मन में आता है, यस आता है या नो आता है, एक बार बात को तो करके देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या वो इंटेंजिबल हो सकती है? यस, वन आंसर इज देयर, यस। कोई और? नो मे बी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी यस हो सकती है, यस इमूवेबल प्रॉपर्टी यस हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। बोलो भाई, और किसी का आंसर नहीं आ रहा? एक नो में भी आया, दो यस आए। बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंटेंजिबल कैसे हो सकती है? देखो क्या है, आज बात को समझो, अभी आपको आगे वाले ना चीजों के अंदर समझ में आएगा। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंजिबल आल्सो, राइट? इमूवेबल प्रॉपर्टी ना एक बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी आपके आगे वाले स्लाइड्स में आपको कुछ ऐसी चीजें, एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जहां से आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉपर्टी इज ओनली नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इवन राइट्स अटैच्ड टू लैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ लैंड आल्सो, राइट? तो हमारे पास ये देखना हमारे को जरूरी है।
Even property can be intangible also. चलो, अब मैंने आपको बोला था कि एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक्शनेबल क्लेम हमारे को ना समझना थोड़ा सा जरूरी है कि ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं। लॉटरी आपने डाली है किसी ने कभी? एनीवन? लॉटरी डाली किसी ने? किस किस ने लॉटरी डाली है कभी? वो टिकट वाली लॉटरी जो पेपर में आती थी। चलो, एक तो नो आ गया, ये अच्छे बच्चे का नो आ गया है। नहीं नहीं, कभी लॉटरी नहीं डाली। लॉटरी पता है कैसे होती है? टिकट देखी कभी लॉटरी की? ओके, लॉटरी की आपने टिकट तो जरूर देखी होगी, मूवीज में हर जगह पे लॉटरी, पुरानी पिक्चर में देखते होगे लॉटरी की टिकट कैसे होती है। एक टिकट छपी होती है जिसके अंदर आपको लिखा होता है कि 5 करोड़ का इनाम, एक नंबर लिखा होता है कि अगर आपका नंबर निकल आया तो आपको 5 करोड़ का इनाम निकलेगा। तो वो क्या होती है? ये जो टिकट होती है ये आपका एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि अगर आपका नंबर निकल आया तो वो जो टिकट है उसका आपका एक क्लेम बन गया जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, राइट? Are you able to understand the concept of actionable claim? Right? So any piece of paper or any piece of document जिसके बेस पर आप कोई क्लेम कर सकते हो some in return to that document, that is actionable claim, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता। Are you able to understand? So that is actionable claim. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो definition of goods specifically includes actionable claim. Actionable claims shall have the meaning assigned to it in Section 3 of the Transfer of Property Act, Section 2 I of IGST Act, 2(1) of IGST Act है वो बेसिकली बात इस बारे में करता है। और ये क्या कहता है कि as per Section 3 of the Transfer of Property Act, actionable claim means claim of any debt, claim to any debt other than debt secured by a mortgage of movable property or by the hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds of relief, whether such debt or beneficial interest be existing, accruing, conditional or contingent. तो इसने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप क्लेम कर सकते हो किसी डेट को। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। एक चेक और ड्राफ्ट आपके हाथ में जो होता है वो एक्शनेबल क्लेम है कि आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है और आप उस बेसिस पे एक मनी क्लेम कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। सो एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच बेसिकली गिव्स यू राइट टू क्लेम समथिंग व्हिच इज नॉट करंटली इन योर पोजेशन, बट इन एक्सचेंज ऑफ इट यू कैन हैव इट. So that is called actionable claim, right? So actionable claims other than lottery, betting and gambling are neither as a supply of goods nor a supply of services. Schedule 3 of CGST Act. अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक Schedule 3 of CGST Act है। वो कहता है कि आपके पास कोई भी actionable claim होगा तो अगर वो लॉटरी नहीं है, बेटिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम्स में नहीं आए। तो क्या हुआ कि गुड्स की डेफिनेशन में तो एक्शनेबल क्लेम्स आ गया, यानी कि दुनिया के सारे एक्शनेबल क्लेम्स जो थे वो हमारे केस के अंदर मतलब टैक्सेबल थे। लेकिन क्योंकि शेड्यूल 3 में उसको बाहर निकाल दिया गया तो सिर्फ ये 3 चीजें ही हमारे पास रखी गई, तो इसके अलावा बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स को बाहर निकाल दिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एक्शनेबल क्लेम हैं वो जो इन एक्सचेंज जो मनी होते होंगे, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया उसको। तो हम 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे एक्शनेबल क्लेम्स हों। एम आई क्लियर अभी तक यहाँ पर? तो क्या हुआ कि स्कोप पहले बड़ा हुआ, गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम आया, फिर उसके स्कोप को नैरो करने के लिए शेड्यूल 3 के अंदर भी इसको डाल दिया गया। शेड्यूल 3 में इसने कहा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, betting, gambling are neither a supply of goods nor supply of services. Schedule 3 CGST Act. तो यहाँ पर थोड़ा सेक्शन शायद यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा होगा, तो उसको सेक्शन को हम सेक्शन 2 ही है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया, राइट? 10 only activities relating to lottery, betting and gambling which are action claims will be subject to GST. So this is the crux, right? तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इस चीज में। अब हम सर्विसेज की बात करें। अब आप ध्यान में देखना कि ये दोनों डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सर्विसेज में देखो क्या है इसमें, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। ये क्या कहता है? सर्विसेज मींस, अब जो वर्ड है ना, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। अब आप देखो गुड्स की डेफिनेशन में क्या था। गुड्स की डेफिनेशन के अंदर भी इसको एक्सक्लूड किया गया था और इसको एक्सक्लूड किया गया था, यानी कि मनी
और सिक्योरिटीज ना तो वो गुड्स में आएंगे ना वो सर्विसेज में आएंगे। तो शेड्यूल 3 हमारे पास था जो कहता था कि ये सारी आइटम्स को हम ना गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज मानेंगे, लेकिन एक्सक्लूजन फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में से ऑलरेडी इन दोनों को निकाल के ना तो ये गुड्स हुआ ना ये सर्विसेज हुआ। क्लियर, राइट? बट यहां पे इन्होंने कहा कि अदर देन गुड्स और अदर देन मनी एंड अदर देन सिक्योरिटीज जो भी होगा वो सर्विसेज होगा। अब आप देखो वर्ड इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया एनीथिंग। नाउ एनीथिंग मीन्स एवरीथिंग। कुछ भी होगा इस दुनिया का, कुछ भी होगी दुनिया की कोई चीज, अगर वो गुड्स में नहीं है तो वो सर्विसेज है। अब हमने एक इसमें सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आपने वो देखी होगी गुड्स की डेफिनेशन कि उसने क्या कहा था, गुड्स में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप इस बात को मानते हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वर्ड हमने क्या यूज किया, एनीथिंग। इट बेसिकली मींस क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सर्विसेज है? एक मूड क्वेश्चन है। अगर गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है और सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग मींस एवरीथिंग, देन क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है? एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी दिमाग खराब किया हुआ है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, अदरवाइज डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसको इन्होंने कहां पर बचाया हुआ है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बोला था, वो टेंजिबल भी हो सकती है एंड इनटेंजिबल भी हो सकती है, सॉरी इनटेंजिबल भी हो सकती है, राइट? तो इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक क्लासिफिकेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन क्या है? दैट इज लैंड। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं तो हम लैंड के बारे में सोचते हैं सिर्फ, राइट? मैंने आपको क्या कहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंजिबल ऑल्सो। तो इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया। बट जहां पर एक डिबेटेबल एरिया था वहां पर कुछ हमारे को रिलीफ भी दी है, वो आगे जाके हम देखेंगे। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ द मनी or its conversion by cash or any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged। तो उन्होंने कहा कि जहां पर हमने आपको मनी और सिक्योरिटीज को कहा कि ना वो गुड्स ना सर्विसेज है, तो आप ये मत सोच लेना कि जो यार पैसे बदलने का काम करते हैं अपनी कमीशन बीच में लेते हैं। अब जैसे टॉन करेंसी होती है या म्यूटिलिटी जिसको हम करते हैं करेंसी, होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो फटे पुराने नोट को एक्सचेंज करते हैं, वो कुछ अपना लेस मार्जिन करके आपको पैसे दे देते हैं। तो वो कहेंगे जी हम तो कैश में डील कर रहे हैं, तो कैश तो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो आप तो हमारे पास जीएसटी लगा ही नहीं सकते चाहे मैं करोड़ों का बिजनेस करूं। तो नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, सर्विसेज में ही आएगा वो। आप सर्विस दे रहे हो म्यूचुअल लोड्स को एक्सचेंज करने की, अगर आप उसमें मार्जिन कमा रहे हो तो वो सर्विसेज है। ऐसे मनी एक्सचेंजर्स है। अब आपको आईएनआर लेके वो यूएसडी देते हैं या और कोई ऐसे सर्विसेज देते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, उसमें कोई ना कोई इनको कमीशन ब्रोकरेज वगैरह कुछ आती है, वो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। तो ऐसे जो लोग कैश में डील करके उसकी ब्रोकरेज करा रहे हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं, छुट्टा करके आपको दे रहे हैं, सिक्के दे रहे हैं, इस तरीके का कोई भी सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल है, वो एक्सक्लूड नहीं। तो सर्विसेज की डेफिनेशन का ये पार्ट, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। For the more that is hereby clarified, the expression services includes facilitating और arranging transactions and security। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि करेंसी को फैसिलिटेट और अरेंज अगर करते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नीचे दे दिया कि सिर्फ हम सिक्योरिटीज को ही एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आप फैसिलिटेट करो, आप ब्रोकर हो, आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हो, आप कमीशन से एडवाइजरी देते हो सिक्योरिटीज के लिए, तो कोई भी आप फैसिलिटेट कर रहे हो ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज, तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल ही रहेंगे। तो इस करके इन दोनों चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन करके क्लैरिफाई कर दिया। अब यहां पे जो मैंने आपको ऊपर बात कही थी, एनीथिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड लीव्स नथिंग, तो सारी दुनिया ही सर्विसेज में आ गई, राइट? जो गुड्स में नहीं है वो सर्विसेज का है। सर्विसेज इंक्लूड्स गुड्स
and for this reason other than goods appears in the definition. Other than goods are basically other than goods has been in the definition, and services include immovable property as well. Rights, title and interest in immovable property are also immovable properties themselves. So मैंने आपको क्या कहा था कि ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, राइट? तो अगर इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, अगर आप वो ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक बिल्डर से फ्लैट बुक करवाया, अब वो फ्लैट मेरे पोजीशन में नहीं आया, अभी वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में था। बिफोर द डिलीवरी ऑफ दैट फ्लैट मैंने वो फ्लैट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की? ना, मेरे पास तो एक बुकिंग वोचर था, राइट? मैंने उस बुकिंग वोचर के अंदर मेरे पास राइट टू दैट प्रॉपर्टी थी, मैंने उस राइट को ट्रांसफर किया, राइट? सो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंजिबल आल्सो। तो इन्होंने सर्विसेज के अंदर सभी कुछ इंक्लूड कर लिया, बट आगे जाके हम कैसे बचते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम देख लेते हैं। लैंड ओनर सेलिंग फ्रूट्स ग्रोन इन हिज ओन लैंड एंड सेलिंग फ्रूट्स, राइट? अब मुझे एग्जांपल दो, अब आप मुझको आपसे आंसर चाहिए इसमें कि इज इट सेलिंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ सर्विसेज? बताओ जी। Chat box is open. I want answers from you. So this example is example of goods or example of services? Okay, one answer goods. Any other answer? चलो, minimum 2 answers, then we'll basically shift to next question. ठीक है, चलो, this is selling of goods. Now let us see the next. Landowner allowing fruit seller to enter and extract fruits grown by the landowner. Now this is what? Selling of goods or selling of services? Okay, one answer is services because right given. Okay, any other person? मिनिमम 2 आंसर चाहिए भाई। तनुष भी कह रहा है सर्विसेज है। चलो, 2 आंसर मार्क को आगे। अब एक क्वेश्चन है, पूछो, एवरीबडी एग्रीज विद दिस, इट इज सर्विसेज? नो, ओके, वी गॉट 1 आंसर गुड्स। सो 2 आंसर सर्विसेज के, 2 आंसर गुड्स के, टाई हो गया। देखो यहां पर आप देखो कि व्हाट इज बीइंग सोल्ड, क्या राइट टू एंटर इज बीइंग सोल्ड और some goods are being sold, fruits are being sold. So it is basically some concept where only some facility is being given for the selling of goods, fruits, right? This is my humble opinion. इस केस के अंदर गुड्स होगा एट द मोस्ट। अगर आप कह रहे हो कि कुछ सर्विस का एलिमेंट इसके अंदर ये था कि उसको अलाउ कर दिया कि अंदर आके कर ले, उसने खुद उस सर्विसेज को नहीं किया कि वो तोड़ के उसको सेल कर रहा है, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो सकती है कि जहां पे सर्विसेज इंक्लूड है, कि जहां पे इंक्लूड करके उसको फ्रूट्स दे रहा है, बट कंसिडरेशन किसकी है? कंसिडरेशन इज ऑफ फ्रूट्स जो वहां से लेके जाएगा, राइट? सो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। लैंड ओनर who allows this fruit seller for next 5 years to enter and extract fruits that would be grown. Okay, now this is goods or services? Okay, one answer services. Next. Yes, another answer services. 2 आंसर आ गए। So we all agree with this. Now what is happening? यहां पे फ्रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट? ये तो एक फ्यूचर इवेंट है। हम क्या कर रहे हैं, लैंड ओनर फ्रूट सेलर को कह रहा है कि यार तू 5 साल के लिए तो मेरी जगह ले ले, तू अंदर आ जा, अंदर आके तू एक्सट्रैक्ट कर फ्रूट्स जो यहाँ पे ग्रो होएंगे, राइट? सो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपको सर्विसेज दे रहा है, वो आपको लीज आउट कर रहा है लैंड, जहां से आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जनरेट कर सकते हो। एनुअल पेमेंट बाय फ्रूट सेलर फॉर 5 years,
इट इज ऑल कनेक्टेड। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, बट स्टिल वी कैन हैव इन द चैट बॉक्स। गुड्स और सर्विसेज, एनुअल पेमेंट का मतलब क्या हुआ? सर्विसेज है ना ये? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन ऑन दिस। Now, sublicense or transfer the rights to those benefits that have not yet arisen from land are agreed by parties to arise in future years. अब ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये फ्रूट सेलर सबलाइसेंस भी करता है या ट्रांसफर भी करता है राइट्स टू दोज बेनिफिट्स, अगर ये होते हैं दैट हैव नॉट येट अरिजन फ्रॉम लैंड, फ्रूट जो था वो अराइज तो हुआ ही नहीं था लैंड से, एंड एग्रीड बाय पार्टी टू अराइज इन फ्यूचर ईयर्स, तो वो सर्विसेज ही माना जाता है, राइट? बिकॉज दीज आर राइट्स व्हिच आर बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके, let us see now some important points. A public charitable religious trust engaged in the advancement of religious or spiritual teachings, also engaged in the sale of spiritual goods, can be said to be in business and therefore attract provisions of CGST Act 2017, Srimad Ramchandra Adhyatmik Satsang Sadhana Kendra Authority for Advanced Ruling, Appellate Authority for Advanced Ruling, Maharashtra। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है यार, कोई चैरिटी कर रहा है तो उसमें सर्विस तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि चैरिटी के साथ साथ आप स्पिरिचुअल गुड्स को बेच भी रहे हो, तो आप बेसिकली फॉर दैट लिमिटेड पर्पसेस यू आर इनटू बिजनेस। तो बिजनेस की डेफिनेशन जो है वो बड़ी वास्ट है, हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिजनेस की डेफिनेशन को, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू बेसिकली अडॉप्ट इन सर्टेन सेल्फ स्टडी मोड, एंड देयर आर, अगर हमारे को बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबिलिटी को अपहोल्ड किया गया कि चाहे आपकी जो चैरिटेबल रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकती। बिकॉज क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? तो इसके लिए आप कोई कंसिडरेशन नहीं आप मांग रहे हो, सप्लाई सर्विसेज नहीं मांग रहे अगर कोई आपको डोनेशन भी देता तो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल गुड्स का अगर सेल कर रहे हो, तो वर्ड हियर इज सेल, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो आप बेसिकली सम कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट मांग रहे हो। तो उस केस के अंदर फॉर दैट पोर्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स then you will be treated as being in business and GST has to be levied in case अगर GST भी levied होता, वैसे बुक्स के ऊपर जो GST है वो एप्लीकेबल नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। Now this is also very important, जो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस है और उसके यूनिट है, we have a one corporate office and other units are distinct person as per section 25 of the CGST Act, and hence activities performed by employees at the corporate office in the course of the employment, such as accounting and other administrative and IT system maintenance for the units located in other states as well, shall be treated as supply of services as per entry to Schedule 1. Now, मैं आपको बताता हूँ ये जो कोलंबिया एयर हॉस्पिटल, एशिया हॉस्पिटल्स की जो एडवांस रूलिंग आई थी ना, ये बड़ी खतरनाक एडवांस रूलिंग थी, इसने बड़ी ह्यूमन क्राइम मचाई थी मार्केट के अंदर। अब ये क्या रहा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो उसको, अभी आपको शायद थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसके अंदर वर्ड यूज कर रहा है बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन का। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन ना, हमारे पास ना सीजीएसटी एक्ट में ना एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट की। डीमिंग फिक्शन क्या है कि हमारे को ना स्टेट्स को कॉन्सोनेंस में लेकर आना था जीएसटी लॉ के अंदर। इन्होंने कहा कि एक कोई एंटिटी है जिसका एक ही पैन नंबर है, सपोज दे आर ऑपरेटिंग इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, there is one corporate office in Punjab and there is one branch office there in Delhi, right? So एक ही corporate, एक ही entity के 2 ऑफिसेस हैं। तो अगर ऐसी कोई एंटिटी है जिसका एक पैन नंबर है लेकिन 2 जीएसटी नंबर है, एक पंजाब में और एक दिल्ली में, तो उस केस के अंदर इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया, राइट? अब इस केस में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन जीएसटी लॉ के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगी, चाहे वो एक ही पैन को फॉलो करते हैं, तो उनको भी सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अभी हम शेड्यूल 1 को आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी है ऐसी, उनके आपस में रिलेशन हो गया ना, एक पैन है उनका, अगर उसमें आपस में ट्रांजैक्शन होता है तो चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो तो उसको भी हम टैक्सेबल मानते हैं। तो ये इन्होंने एक रूलिंग लेकर आया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के अंदर। इन्होंने कहा कि अब जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हमारे इंटरनल ऑडिटर्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, अपने ब्रांच ऑफिस में जाते हैं, वो इंटरनल ऑडिट करके उनको ऑब्जर्वेशंस देकर आ जाते हैं और सारी की सारी चीजें वहां पर वो ठीक हो जाती हैं। अब कितनी खतरनाक चीज है, आप इस बात को समझो। जीएसटी लॉ के अंदर बहुत सारे लोग एंटिटीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट ऑफिस इज गिविंग ए सर्विस टू इट्स ब्रांच ऑफिस, और उसका भी बिल रेज करना चाहिए, इनवॉइस रेज करना चाहिए फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। वैल्यूएशन रूल्स दिए हुए इसके अलग से। तो ये बहुत सारी ऐसी एंटिटीज है जिनके ब्रांच ऑफिस होते हैं, इसको हम ना बेसिकली ना कॉमन पैरेलल्स में कहते हैं क्रॉस चार्ज। जो हमारे एक क्लाइंट के केस के अंदर भी ये इशू रेज होके आया था, हालांकि वो क्रॉस चार्ज इट वाज एलिगेशन की क्रॉस चार्ज हो रहा है, हालांकि जो एंटिटी सी वो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती थी, बट ये डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन के अंदर दिस इज अ कॉन्सेप्ट एंड दे मे से, डिपार्टमेंट में से कि भैया इसका क्रॉस चार्ज कहाँ है। ये क्रॉस चार्ज का पर्पस क्या है? क्रॉस चार्ज का पर्पस ये है क्योंकि इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो टैक्सेस एक एंटिटी के हैं, मतलब एक स्टेट के हैं, अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो दूसरे स्टेट में भी फॉल करना चाहिए। Where the applicant is affiliated to International Inner Wheel, an organization involved in the social welfare work and activities of the applicant also involved providing space for advertisement, raising sponsorship, and etc. Applicant's activity involved supply of services classified under heading. तो इन्होंने क्या कहा कि इनर व्हील जो थी वो अदरवाइज जैसे रोटरी का एक पार्ट होती है, इनर व्हील क्लब होता है, तो वो कहते हैं कि इसमें भी हमारे पास एक रूलिंग आई थी कि चाहे वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, पर क्योंकि वो साथ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट, रेजिंग स्पॉन्सरशिप, जो सर्विसेज में फॉल करती हैं, जो टैक्सेबल हैं, तो फॉर दैट लिमिटेड पर्पसेस दे विल बी टैक्सेबल। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी सारी चीजें एग्जाम्प्ट होते हैं। एक और बड़ी रीसेंट जजमेंट है अभी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज की, बड़ी जबरदस्त ये जजमेंट आई थी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी ह्यू एंड क्राई मिली थी, हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि जो डिपार्टमेंट था, इन्होंने ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाले जो आजकल बहुत सारे हैं ना, पोकर गेम्स, ये वो रमी सर्कल, वो आज का टीम एड्स भी आ रही हैं, तो ये कुछ कर्नाटक की कंपनी थी, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने रेड मारी और लगभग आप हैरान हो जाओगे सुन के 21,000 करोड़ रुपए की डिमांड रेज कर दी कि यार ये तो टैक्सेबल था, आपने इसके ऊपर टैक्सेस चार्ज नहीं किया। तो गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई, बड़ी फंटास्टिक जजमेंट थी, उसको पढ़ के ही बड़ा मजा आता था। और उन्होंने बेसिकली कहा डिपार्टमेंट को, भैया आपने तो राई का पहाड़ बना दिया बिना बात पर। तो उन्होंने कहा कि गेम ऑफ स्किल प्लेड विद और विदाउट स्टेक्स, चाहे उसके लिए अंदर स्टेक्स हैं, आपके अंदर जोखिम जोखिम है, आप पैसा उसमें हार जीत सकते हैं, इज नॉट गैम्बलिंग। क्योंकि क्या हुआ था कि एक्शनेबल क्लेम्स जो था हमारा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, ये तीन ही वर्ड्स थे, इसके अलावा सारा कुछ एग्जाम था। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ ना, वहां पे हमने पढ़ा था ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये जो गैम्बलिंग है, अगर उसमें स्किल्स इन्वॉल्व है किसी प्लेयर के, तो वो गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। And if it is that, then it is not taxable at all. So game of chance played with stakes in gambling and hence taxable. अगर इसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ स्टेक्स इन्वॉल्व होते, गेम ऑफ चांस ही होती है अगर, तब वो गैम्बलिंग थी, तब वो टैक्सेबल थी। इस केस में वो टैक्सेबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया होगा इस केस का। पर्सन की डेफिनेशन वही है जो इनकम टैक्स में है, मैं इसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। हम लोग जब आहिस्ता से मतलब इजीली इसको डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी डिस्कशन हो जाती हैं और टाइम का कभी नहीं पता लगता कि भाई कितना हो गया। और अभी 1 घंटा हो गया हमारे को डिस्कशन करते हुए, और मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। आई बिलीव कि आप लोग भी बहुत ज्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे, एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस पेस और यू वांट मी टू मूव लिटिल फास्ट, सेम और फास्ट? लेट मी हैव इट इन दिस चैट बॉक्स। बताओ भाई, you want me to continue like this or you want me to move little fast on this? Okay, little fast, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, पर्सन की डेफिनेशन वही है जो हमारे पास इनकम टैक्स में दी है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, whether incorporated not on India or outside, any corporation established by the Central Act, any foreign body, corporate, cooperative society, local authority, central government, state government, society, trust, and every artificial judicial person not falling within the any of the above। आप देखो कि डेफिनेशन लगभग वही है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है। एक चीज का ध्यान देने वाली बात है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात के ऊपर रिसेंटली हमने कुछ केस भी जीते थे। यहाँ पर एक सर्कुलर नंबर 161 भी जो है वो डिपार्टमेंट ने इशू किया था, वो आगे जाके आपको काम भी आएगा समझने में कि यहाँ पर ना दो अलग अलग पर्सन की बात की गई है, एक कंपनी, राइट, एक एनी फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट भी तो एक कंपनी होती है,
राइट। तो एक कंपनी जो है यहां पर बेसिकली इसका मतलब है डोमेस्टिक, इसका मतलब हो गया फॉरेन कंपनी। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। यानी कि अगर हम बात करें मेनली डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई कंपनी इंडिया में फॉर्म होती है और कोई कंपनी फॉरेन में फॉर्म होती है तो वो अलग अलग क्लॉजेस ऑफ पर्संस में आते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, राइट। तो इसका एक सर्कुलर भी आया था हमारे पास, उसको समझने के लिए। नाउ कंसिडरेशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब इसमें ना ये चीज हमारे पास देखने वाली बहुत जरूरी है साथ में, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। कंसिडरेशन वही मानी जाएगी जो किसी गुड्स और सर्विसेज को देने के एवज में अगर आपको दी जा रही है। अगर आपको कोई सप्लाई गुड्स या सर्विसेज देने के बिना ही कोई पैसे दे रहा है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात में बहुत पेच है कि somebody is giving you money, right, but he is not expecting you to supply any goods or services in relation in against which, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा सिंगर, राइट, बड़ा सिंगर क्या, चलो अच्छा सिंगर, बड़ा तो नहीं मैं हूं, अच्छा सिंगर, वो किसी पार्क में बैठ गया और वो अपना गाना गाना लग पड़ा, साथ में अच्छी सी गिटार बजाने लगा, राइट। अब जो पासर बाय थे वो उसके सामने कुछ पैसे रखते गए और उसका शाम तक उसके पास लगभग 5-7 हजार रुपए इकट्ठा हो गया। क्या वो जो पैसा दे रहे थे उसको, दैट वाज इन रिस्पॉन्स और इन अगेंस्ट द सर्विसेज दैट ही वाज गिविंग, कि वो सिंगिंग कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आई एम गिविंग यू दिस गुड्स, आई एम गिविंग यू दिस सर्विसेज इन रिस्पॉन्स इन 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 अगेंस्ट दिस गुड्स और सर्विसेज, आप मुझे इस कंसिडरेशन को देंगे। जब वो सिंगर गा रहा था उस पार्क में तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोगों से कि आप इतनी फीस मेरे को दोगे। इट वॉज अ वॉलंटरी पेमेंट फ्रॉम दोस पीपल एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। तो ये कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। तो ये आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यहां पे समझना जरूर पड़ेगा। वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, तो इसमें ये भी हो सकता है कि इसकी कंसिडरेशन वो जिसको गुड्स और सप्लाई सक्सेस दी गई है वो ना भी हो, कोई और बंदा भी आपको दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अपने अपने अमेजोन पे एक मोबाइल फोन बुक करवाता हूँ to give it as a gift to my sister in Delhi, but I make the payment. So although the payment has been made by somebody who is not actually got the goods, but still it will be treated as a consideration, but shall not include any subsidy given. तो यहाँ पर सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट से आती है तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, even if the subsidy is specific by the central government to perform certain things or to do certain act. Even then it will not be treated as a consideration. The monetary value of the act of forbearance in respect or in response to or for the inducement of the supply of the goods or services or both, whether by the recipient or any other person, shall not include any subsidy given by the central government, state government. The monetary value of any act or forbearance. अब ये act और forbearance क्या होता है? To tolerate an act, उसकी money value, वो भी consideration है, राइट। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 जब हम डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारी स्पेस है हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall not be considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। तो इन्होंने कहा कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर डिपॉजिट खड़ा हुआ, राइट, तो वो डिपॉजिट पे टैक्स नहीं लग जाएगा, उसको कंसिडरेशन ही मानेंगे जब तक कि आप उस डिपॉजिट को एज ए कंसिडरेशन अगेंस्ट सप्लाई एडजस्ट नहीं करोगे। सो जब भी हमारे पास कोई एडवांस पेमेंट आई, अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस इज कंसिडरेशन, बट डिपॉजिट इज नॉट कंसिडरेशन। तो इस बात को ध्यान रखना, इवन इन योर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। कभी भी कोई चीज, कोई मनी आपने रिसीव की है, इफ इट इज इन द नेचर ऑफ एन एडवांस तो इट इज टैक्सेबल, ऑल्दो एडवांस अगेंस्ट गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड, बट एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज आर स्टिल टैक्सेबल, राइट। बट अगर वो नेचर ऑफ डिपॉजिट है तो चाहे वो गुड्स के लिए चाहे वो सर्विसेज के लिए, इट इज नॉट टैक्सेबल। अब हम शेड्यूल 1, 2 और 3 है हमारे पास जिसको हमने डिस्कस करना है।
So shall we discuss schedule 1, 2 or 3 in this session also, or you want this to be discussed in next session? So yes or no? Discuss here or next time? बताओ भाइयों. Schedule 1, 2, 3, it will take another 1, 2, 3 को another 1 hour or so. In case we discuss 1, 2, 3 all together. So you want this to be discussed in this session only, or you want me to take it up in next section? Schedule 1, 2, 3. We have discussed supply in very detailed manner. तो लगता है उसमें आपको concept तो समझ आ गया होगा. So yes or no, please give me response. Today only or next session? Okay, next session. We've got one response, one more response, and then we'll take it as a call for the group. Next session? Yes? बोलो भाई, next session? Okay, great. तो अभी तक के सेशन में हमने शेड्यूल 1 से पहले तक जो भी डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई डाउट? सप्लाई का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? Are we clear with the concept of supply? Okay, great. So we have any questions? Yes or no? Any questions? Anything which is coming to your mind regarding supply? Okay, we don't have any questions, I believe. Great. So क्लैरिटी दे दी है कि वेरी वेल एक्सप्लेन. अदरवाइज मेरे को डाउट था, या तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा या फिर सबको समझ में आ गया. तो नई क्वेश्चंस हैं बिकॉज सबको समझ में आ गया. सो ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लाई को समझना, इसके ट्रू कलर को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. I think we've had a very good journey of without any break for 1 hour. It is very good because these short sessions are more receptive. You are able to understand the concepts in a better way rather than कि हम लंबे सेशंस करें जहां पर बोर्डम सा हो जाता है और या फिर जहां में क्रिस्पी सेशंस नहीं रहते हैं. So thank you very much for being with me in this journey. We will continue this journey of GST and we'll update next session in our WhatsApp group. So once again, thank you very much. See you again in next session.